गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इनसे पिछले वीडियोस जितने भी थे उसमें हमने सेल के टाइप्स के बारे में आपको बताया, जैसे कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू क्या होते हैं। और इसके अलावा हमने सिक्रीटरी टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ लिया है। तो जब हमने सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया है तो अब हम आज इस वीडियो में टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। टिश्यू सिस्टम के बेसिकली 3 प्रकार हैं या 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स में आप देख सकते हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहला जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल जो वर्ड है एपिडर्मल, एपिडर्मल एपी मतलब बाहर की तरफ और डर्मल मतलब स्किन से होता है। तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, बाहर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वह डर्मल टिश्यू कहलाता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्राउन से कलर का एपिडर्मिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल लेयर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर इसमें आपको ट्राइकोम भी नज़र आ रहा है। तो यह आपका डर्मल सिस्टम कहलाएगा, एपिडर्मल सिस्टम। फिर आते हैं ग्राउंड सिस्टम पे। तो ग्राउंड सिस्टम जो है बेसिकली आप देखिए इसमें चित्र में हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इवन पिथ जो है, ये आपका सारा ग्राउंड। अगर मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट हैं तो मेड्यूलरी रेज जो हैं वह भी आपका ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। तो यह सब इंक्लूड करता है ग्राउंड टिश्यू में। तीसरा है आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसके अंदर आप देखिए आपका ये फ्लोएम है, जाइलम है, मेटाजाइलम आपको दिखाई दे रहा है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, ये इसका, हाँ ये जाइलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आपको किस में आएगा, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा। तो हम एक तरीके से 3 भागों में टिश्यू सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 भाग जो हैं वो कौन से हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इसमें आज इन तीनों में से हम सबसे पहला जो पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपको जैसा कि बताया कि एपिडर्म से मतलब होता है बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है उसको हम एपिडर्म कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। रूट्स के अंदर इनको एपिब्लेमा भी बोला जाता है। रूट के ऊपर भी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं। अब ये जो आउटर लेयर है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैंने पढ़ाए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक बार फिर बता देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं, ऐसे सेल्स हैं जिनमें कि डिवाइड होने की क्षमता होती है और उसी से पूरा प्लांट बनता है। तो जब हम डर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रोटोडर्म जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, प्रोटोडर्म जो पार्ट है उस प्रोटोडर्म से डर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। डर्मल टिश्यूज़ में आप जब भी स्टेम का टीएस काटेंगे, रूट का टीएस काटेंगे, लीफ का टीएस काटेंगे, तो आप देखेंगे कि बाहरी सतह जो है, बाहरी आउटर लेयर जो है, आपकी पहली परत जो है, बिल्कुल बाहर से जो पहली परत है वह परत एपिडर्मिस की एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस जो है उसके सेल्स जो हैं पैरेनकाइमेटस होते हैं। मोस्टली जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस को बनाने वाले वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। और आपको बताया था पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वह लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एपिडर्मिस में भी, जैसे मोनोकॉट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर आप अगर एपिडर्मिस देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सेल्स जो हैं वह लार्ज, बहुत बड़े हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिनको कि हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये देखिए एक टीएस है, चित्र में देखिए ये लीफ का टीएस है, एक लीफ का टीएस है, और इसके अंदर ये आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इलोंगेटेड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, जिसको कि बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। काम क्या है कि ये मैच्योर लीव्स में
रोलिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करते हैं। लीफ जो है मुड़ जाती है, रोल हो जाती है, और उसमें लॉस ऑफ वाटर के कारण इस तरीके से होता है। तो ये बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो आप एपिडर्मल लेयर के अंदर ही देख रहे हैं। फिर आता है ईडियोब्लास्ट्स। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस। आपको ईडियोब्लास्ट के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में जो सिक्रीटरी टिश्यूज़ हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि ईडियोब्लास्ट से मतलब है कि जब सिंगल सेल जो होता है उसके अंदर अगर कोई सिक्रीशन होता है तो देन इट इज़ नोन एज ईडियोब्लास्ट। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था, फाइकस में साइटोलिथ जो आपने पढ़ा था, तो इस तरीके से ईडियोब्लास्ट जो है वह भी एपिडर्मिस लेयर में पाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीपल एपिडर्मिस। अब वैसे तो सिंगल लेयर्ड होती है एपिडर्मिस, ज़्यादातर आप जो भी प्लांट देखेंगे, जो भी टीएस आप काट के देखेंगे स्टेम का, तो आप देखेंगे सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस आपको वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अगर आप फाइकस का प्लांट की बात करते हैं या नीरियम की बात करते हैं, फाइकस मतलब आप पीपल है, आपका बरगद है, फाइकस फैमिली के प्लांट्स हैं ये, तो फाइकस की कोई भी स्पीसीज़ के बारे में अगर आप बात करते हैं या नीरियम की लीफ के बारे में आप बात करते हैं, यह चित्र जो है आप देख रहे हैं, जो चित्र, यह नीरियम के लीफ का टीएस है। तो उसमें आप देखेंगे मल्टीपल आपको ये दिखाई देगा एपिडर्मिस। इसी प्रकार से ऑर्किड्स जो प्लांट हैं एपीफाइट्स हैं, और ये भी, इसमें भी मल्टीपल एपिडर्मिस दिखाई देता है एरियल रूट्स में, है ना। वहाँ पे एरियल रूट्स पाई जाती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वह एरियल रूट्स में भी आप वेलामेन करके एक आपको लेयर दिखाई देती है, एपिडर्मल लेयर आप मान सकते हैं इसको। और ये वेलामेन जो है वह भी क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होती है। तो आप इस चित्र में भी देखिए, आपको ये जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारा ही एपिडर्मिस है जो कि मल्टी लेयर्ड है। अपर एपिडर्मिस भी दिखाई दे रही है और लोअर एपिडर्मिस भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब एक से अधिक लेयर से बनी हुई होती है। तो एक से अधिक लेयर से बनी हुई होती है, तो ये यहाँ पर हम अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हम सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो बता रहे हैं उससे किस प्रकार से वेरिएशन हो सकता है। सिंगल लेयर्ड तो पाई जाती है सब में, लेकिन सिंगल लेयर्ड के अलावा क्या क्या और पाया जाता है वह चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है नीरियम में, फाइकस में, और ऑर्चिड्स में एक वेलामेन करके, ये पूछा भी जाता है कई बार वेलामेन के बारे में। तो वेलामेन करके मल्टी लेयर्ड या मल्टीपल एपिडर्मिस है, एरियल रूट्स में पाई जाती है ऑर्चिड प्लांट्स के। और इसका काम होता है कि ये स्पॉन्जी टिश्यू है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कैसे एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, वातावरण में, एयर के अंदर भी आप देखते हो जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत पानी पानी नमी आपको दिखाई देती है दिखाई देने से मतलब नमी आप महसूस करते हो, तो वो नमी जो है वह ह्यूमिडिटी जो है वो एक तरीके से ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वह एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर में से। फिर आते हैं हम क्यूटिकल पे। क्यूटिकल आप देख रहे हैं, इसमें भी क्यूटिकल आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स में आपको क्यूटिकल नज़र आता है। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी लेयर है जो कि एपिडर्मिस पे पाई जाती है। काम क्या है इसका कि ये एक तो वाटर लॉस को ख़त्म करती है, इनहिबिट करती है, रोकती है, वाटर लॉस नहीं हो ज़्यादा प्लांट्स में। लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस होता है, वाष्पीकरण जो हम जिसको कहते हैं, वो हो, वाष्पीकरण से पानी उड़े नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या मौजूद है, उसके लिए यहाँ पर क्यूटिकल एक वैक्सी कवरिंग मौजूद है जो कि इम्परमिएबल होता है वाटर से, मतलब वाटर उसमें से बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा, मैकेनिकल इंजरीज़, कोई भी प्लांट को इंजरी पहुँचे तो वैक्सी लेयर भी उसको वहाँ प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसका काम है। क्यूटिकल में क्या होता है, क्यूटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि इनसॉल्युबल पॉलीमर है, और इट मेक्स इट इम्परमिएबल टू द पैसेज ऑफ वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये जो वैक्सी कोटिंग है, ये पॉलीमर क्या काम करता है कि एक परत बना देता है जिसमें से पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता है, कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं।
तो ये लेयर भी मैकेनिकल इंजरीज या वाटर लॉस को रोकने में सहायक होती है, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। बहुत सारी लीव्स आप देखते हैं बड़ी चमकदार सी होती है, बहुत ही चमकीली होती है। चमकीली होती है उसका कारण क्या होता है कि उस पर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। एक दूसरा एक आप बोल सकते हो एक कार्य इसका यह भी है कि जो ये चमकदार परतें होती हैं, जब इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है, तो बहुत सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। पूरी प्लांट भी सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पूरी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये परत जो है रिफ्लेक्शन करने से भी बहुत हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगी प्लांट्स की, तो उस ओवर हीटिंग को रोकने में भी यह परत सहायक होती है, क्योंकि जितनी लाइट चाहिए प्लांट को वो ले लेता है, बाकी लाइट उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ड्यू टू दिस शाइनी सरफेस। अब आते हैं हम 7वें पॉइंट पे कि स्टोमेटा। अब आप देखते हैं कि हमने कहा कि क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट है, और क्यूटिकल का काम है इम्परमीबल टू वाटर लॉस, और गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पाता। तो फिर गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या चीज़ है? तो गैसियस एक्सचेंज के लिए आप देखेंगे स्टोमेटा पाए जाते हैं। मोस्टली लीफ में लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, पर बहुत जगह पे आपको अपर सरफेस पे भी दिखाई दे जाते हैं, पर ज़्यादातर नीचे वाले सरफेस पे आपको स्टोमेटा नज़र आते हैं। तो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर कोई गैप नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता। तो स्टोमेटा बनाए गए हैं, स्टोमेटा वहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टोमेटा का चित्र है, ऊपर देखिए ये स्टोमेटा है, और इसके अंदर ये बीन शेप्ड जो है, राजमा जैसे शेप के दो गार्ड सेल हैं, जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं स्टोमेटा का। बीच में आप देख रहे हैं स्टोमेटल पोर है, जिसके कारण कि गैसेस एक्सचेंज होता है। चारों तरफ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जिनको कि सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और बाकी ये कहाँ लगा हुआ है स्टोमेटा, है कहाँ पर? एपिडर्मल सेल्स के अंदर। तो एपिडर्मल सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से स्टोमेटा जो है वह भी आपको कहाँ नज़र आता है? एपिडर्मिस है। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं सारा एपिडर्मिस से रिलेटेड है, कि एपिडर्मिस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। और मोस्टली ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली या तो लीफ के बारे में बात हो रही है, या फिर आपका स्टेम के बारे में, शूट के बारे में बात हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या हैं ये आपको मैंने पढ़ाया है सिक्रीटरी टिश्यू के अंदर। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर। मतलब जिसमें ग्लैंड पाई जाए वो ग्लैंडुलर, जिसमें नहीं पाई जाए वह नॉन ग्लैंडुलर। तो ये ऐसे अपेंडेजेस हैं जो कि एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। आप जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आपको यूनिसेलुलर हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड हेयर्स। यूनिसीरिएट मतलब एक के ऊपर एक सेल्स आपको नजर, देखिए ये तो बिल्कुल प्लेन एक ही सेल का बना हुआ है, ये देखिए ये फर्स्ट वाला। तो दूसरा वाला आप देखेंगे सेल्यूलर दिख रहा है, तो जो सेल्स हैं वह एक ही सीरीज में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको कहते हैं यूनिसीरिएट। यूनी मतलब एक, तो यूनिसीरिएट में एक ही सीरीज में सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर। और अनब्रांच्ड है, ये देखिए इसमें ब्रांचिंग कहीं पे भी नहीं हो रही, तो ये अनब्रांच टाइप है। अगला अगर आप देखते हैं तो ब्रांच्ड मल्टी सीरिएट हेयर्स। अब ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर होने के कारण के साथ साथ में ये मल्टी सीरिएट भी है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच्ड है, तो इसमें एक ही सीरीज में नहीं पाए जा रहे सेल, ब्रांचिंग में भी पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम ब्रांच्ड मल्टी सीरिएट कहेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए राइजोडर्मिस एंड रूट हेयर्स। ये अब आपका रूट के बारे में बात हो रही है। तो रूट के अंदर आपको पता है रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। तो रूट हेयर्स जो हैं वह भी कहाँ से निकलते हैं? वह भी एपिडर्मल सेल से ही निकलते हैं, और वह एक स्पेशल सेल का नाम है ट्राइकोब्लास्ट। तो ये ट्राइकोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये सहायक होते हैं रूट हेयर्स बनाने में। तो आप ये देखिए, ये रूट हेयर्स, हमने इसके नीचे रूट हेयर्स के नीचे शॉर्ट सेल लिखा हुआ है जिसका नाम दिया है ट्राइकोब्लास्ट। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि
रूट हेयर्स जो है उसकी उत्पत्ति ओरिजिन क्या है, एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में भी ट्राइकोब्लास्ट नामक कुछ सेल्स हैं जिनसे कि रूट हेयर्स बनते हैं। तो ये रूट हेयर्स की बात हो गई। अब हैं स्टीलेट हेयर्स। आप देखेंगे कई जगह पे इस प्रकार के हेयर्स भी नज़र आते हैं जिसमें नीचे बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर है और ऊपर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। स्टीलेट मतलब स्टार शेप टाइप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो है कुछ टाइप हमने यहाँ पर बताए ट्राइकोम्स के, लेकिन हमने पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको सिक्रीटरी टिश्यूज़ में भी दिया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत सारे जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनमें बताया था ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, कैसे वो इंसेक्ट्स को ले लेते हैं अंदर उन ग्लैंड्स के थ्रू, एल्यूरिंग ग्लैंड्स के थ्रू, हेयरी स्ट्रक्चर है वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से एट्रीप्लेक्स के अंदर भी पाया जाता है। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल वहाँ पर लिए थे, उदाहरण से हमने आपको वहाँ पर ट्राइकोम समझाया था। तो वह चीज़ आप वहाँ से भी देख सकते हैं ट्राइकोम्स। और शॉर्ट के अंदर हम बोलें कि कैसे है, तो हमने यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता दिया है। अब चलते हैं, अब हम रूट की बात करते हैं। अब तक तो हम स्टेम और लीफ की बात कर रहे थे। एपिडर्मिस मैंने आपको बताया कि रूट में भी होता है, इसको एपीब्लेमा भी कहते हैं। और यह भी प्रोटोडर्म से ही डेवलप होता है। जो रूट की जो टिप होती है यहाँ पे, इस टिप पे आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, और उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो प्रोटोडर्म नाम के सेल्स हैं, प्रोटोडर्म जो मतलब बाहर की तरफ सेल्स होते हैं, उनसे ये पूरा एपिडर्मिस फॉर्म होता है। क्यूटिकल यहाँ पर नहीं होती है, एब्सेंट होती है या बहुत ही थिन होती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको पता है रूट्स, मोस्टली जो रूट्स हैं वह अंदर होती हैं ज़मीन के, तो उनको एज सच इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। उनका मेन काम एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन में सरफेस का एरिया बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा रूट्स एब्जॉर्ब करने लग जाए। मान लीजिए एक तो सिंगल ही रूट हो और एक उसमें बहुत सारे रूट हेयर्स, आप देख रहे हैं बहुत सारे रूट हेयर्स लगे हुए हैं, तो सिंगल रूट की बजाय जो रूट हेयर्स लगे हुए हैं वह सहायक होते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर सहायक होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब करते हैं पहले, तो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेंगे वो वाटर, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो रूट हेयर्स जो है वह सिंपल एक्सटेंशन है एपिडर्मल सेल्स का, दैट डेवलप्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट। ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि रूट जो है इसमें भी प्रोटेक्टिव लेयर एपिब्लेमा या एपिडर्मिस पाया जाता है, और इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और ये ट्राइकोब्लास्ट जो है इन्हीं से हमें रूट हेयर्स की इन्हीं से उत्पत्ति होती है। और रूट हेयर्स या रूट का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स। आपको सबको ही पता है ये चीज़ कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना रूट का काम है, और फिर यहाँ एब्जॉर्ब करने के बाद रूट से पूरे प्लांट में वाटर जो है वो जाता है, वह जाइलम का काम है, आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से एपिडर्मल टिश्यू के अंदर कहने को एक लेयर आपको बताई, लेकिन इतने सारे वेरिएशंस हैं उसमें। कहीं पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका, कहीं पे आप देख रहे हैं वेलामेन पाया जाता है, फिर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाया जाता है। तो इस तरह क्यूटिकल, उसके ऊपर वैक्सी लेयर पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्कस करनी है। कभी भी टिश्यू सिस्टम आता है तो एपिडर्मिस के बारे में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता भी दिया था, लेकिन एक बार फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस सिस्टम in the shoot checks the excessive loss of water due to the presence of cuticle। आपको बताया क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, लीफ में भी प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सेसिव वाटर लॉस को चेक करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता है ये। दूसरा आता है इपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग टिश्यू। इपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का है, तो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जितनी भी अंदर सेल्स हैं, जितने भी सेल्स अंदर हैं, कहने का मतलब हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, पित्त है, जो भी एरिया अंदर है उन सबको प्रोटेक्शन का काम, क्योंकि जो बाहरी लेयर है वही प्रोटेक्ट करती है, तो उस तरीके से ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है स्टोमेटा इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा पाया जाता है, तो
हम उसका एक फंक्शन यहाँ पे पहले भी हमने बताया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टोमेटा एपिडर्मिस में पाए जाते हैं उनका काम है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन पे चेक रखना कि कितना पानी वाष्पीकरण से उड़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके कारण कि कंट्रोल किया जा सकता है ट्रांसपीरेशन को और गैसियस एक्सचेंज को। चौथा पॉइंट है यहाँ पर ट्राइकोम्स का। तो ट्राइकोम्स जो हैं, कांटे जो हैं, किसी भी प्लांट में कांटे क्यों होते हैं? या तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं या और कोई फंक्शन भी हो सकता है उनका। तो ट्राइकोम्स जो है यहाँ पर हेल्पफुल हैं इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, उनको फैलाने का काम भी या डिस्पर्शन का काम भी ट्राइकोम्स करते हैं। और उसके अलावा मेन उनका काम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमल्स। कोई भी एनिमल्स जो होते हैं वो, कोई भी कांटेदार कोई वृक्ष होता है या उसमें कोई हेयरी स्ट्रक्चर मौजूद है तो वह उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था इसके अंदर, आपको सिक्रीटरी टिश्यू में भी बताया था कि कुछ ट्राइकोम्स ऐसे हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं कि मसल्स में इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, खुजली वगैरह। तो वो एनिमल जो है उस प्लांट के पास नहीं जाए, खाना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास भी नहीं जाएगा वो, अगर उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर से इससे मुझे कहीं प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं यह एपिडर्मल सिस्टम के ही फंक्शन हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए। अब ये वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसमें मैंने आपको एपिडर्मल सिस्टम बताया है। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम वास्कुलर टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। जब किसी भी डायग्राम को, कोई भी फिगर जब आप देखते हो, टीएस देखते हो, एलएस देखते हो, तो टीएस बेसिकली आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको आप, अगर आपको ये टिश्यू सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप अच्छे से उसमें बता सकते हैं कि कौन सा एपिडर्मल सिस्टम है, कौन सा आपका वास्कुलर सिस्टम है, कौन सा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप पढ़िए अच्छे से। कोई भी जानकारी आपको मुझसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए अगर वो नहीं देख रहे हैं तो वो देखें, ताकि वह इनके लिए हेल्पफुल हो। हमारी यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही हम टिश्यू सिस्टम पूरा पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ रहे होंगे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।